हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम हमारे चैप्टर कॉल्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को कंटिन्यू करते हैं और एक नया अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, दैट्स कॉल्ड लोथर-मियर्स कर्व। अब ये जो लोथर-मियर कर्व है ये 10th क्लास की एनसीईआरटी के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन का मेथड है। एंड इस क्लासिफिकेशन के मेथड को जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो आगे आने वाले अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन को और ज्यादा अच्छी तरीके से इमेजिन कर पाएंगे। सो इट इज गोइंग टू बी अ टू वे बेनिफिट फॉर अस। वन, ये हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा, एंड टू, आगे आने वाले क्लासिफिकेशंस को हम और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। वेरी गुड। अब जो ये क्लासिफिकेशन है जिसे हम कहते हैं लोथर-मियर्स कर्व, इस क्लासिफिकेशन में लोथर-मियर ने क्या कहा? लोथर-मियर ने कहा कि आई एम गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ। लोथर-मियर ने क्या कहा कि मैं एक ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं, एंड ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी बिटवीन अटोमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट एंड अटोमिक वॉल्यूम ऑफ दैट एलिमेंट। अटोमिक वेट वर्सेस अटोमिक वॉल्यूम का एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, जहां पे मैंने एक्स एक्सिस पे अटोमिक वेट ले लिया और वाई एक्सिस पे क्या ले लिया? अटोमिक वॉल्यूम। जब लोथर-मियर ने वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को इस ग्राफ में प्लॉट कर दिया उनके अटोमिक वॉल्यूम्स और अटोमिक वेट्स के हिसाब से, जब उन्होंने पूरा ग्राफ बनाकर प्रिपेयर किया तो उन्होंने इस ग्राफ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। उन्होंने किस तरीके से ग्राफ को ऑब्जर्व किया और क्या फ्रूटफुल ऑब्जर्वेशंस इस ग्राफ को देखने के बाद उन्हें मिली, इन सब चीजों को वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो जो सबसे पहली चीज लोथर-मियर को ऑब्जर्व हुई वो क्या थी कि ग्राफ में हमको बार बार पीक्स नजर आ रही थी। क्या नजर आ रही थी? पीक्स। दिख रही है हमें ये पीक्स, जहां पर मैंने ब्लू मार्कर से एक डॉट भी लगा रखा है। अब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, सबसे पहली चीज कि उन्होंने ये चेक करने की सोची कि हम ये देखते हैं कि इन पीक्स पर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने यहां लिख रखा है कि फर्स्ट पीक पे मुझे लिथियम दिखा, फिर सोडियम दिखा, फिर पोटेशियम दिखा और फिर फाइनली रुबिडियम दिख गया। अब पीक्स पर जितने भी एलिमेंट आए, उन सारे एलिमेंट्स की केमिकल नेचर सेम था। उन सारे एलिमेंट्स का केमिकल नेचर क्या था? सेम था। ये चारों एलिमेंट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, ये चारों कैसे हैं? दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। वापस से रिपीट कर देती हूं, जब लोथर-मेयर की ग्राफ की पीक्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपको जो एलिमेंट्स नजर आएंगे, जो एलिमेंट्स आपको ब्लू कलर के मार्कर से लिखे हुए नजर आएंगे, ये चारों एलिमेंट्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखते हैं। अब एक और बार समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब होता है कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं। तो ऑल दोज एलिमेंट्स दैट हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेंगे, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो हमारे ये चारों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन चारों का केमिकल नेचर सेम आया और इन्होंने इस ग्राफ में सिमिलर पोजीशन ऑब्टेन करी, हमेशा पीक पर आए। This was the very first thing that you observed. Let's move forward. Now, let's see these ascending positions. These, you can see them with the help of an arrow. And I've written them with the help of a green marker. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. ये जो थे, all of these elements came on the ascending portion of the graph. वो पोर्शन जहां से ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, असेंड कर रहा था। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फिर से सिमिलर केमिकल नेचर रखते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स की क्या टेंडेंसी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की? कि दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इस एंटायर ग्राफ में जब जब भी असेंडिंग पोजिशंस जनरेट हुई, उन असेंडिंग पोजिशंस पे जो एलिमेंट्स हमें मिले, वो एलिमेंट्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव थे। कैसे थे? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट मीन्स उनकी टेंडेंसी थी कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे? गेन कर लेंगे। वेरी गुड। आई होप दीज वर वेरी सिंपल थिंग्स एंड इनको समझने में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Now the next thing that he observed was the descending end of the graph. ये ग्राफ का डिसेंडिंग एंड है। अब उन्होंने डिसेंडिंग पोजीशंस पे जिन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किया, वो एलिमेंट्स कौन से थे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। अब ये सब एलिमेंट्स जो थे, रखते तो ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ही थे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम रखते तो ये सब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही नेचर ही थे। बट इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के कंपैरिजन में कम थी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के कंपैरिजन में क्या थी?
कम थी। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो थे वो ग्राफ की डिसेंडिंग पोजीशंस पर लाई करें। तो हमने क्या क्या समझा? पहली चीज, ग्राफ की पीक पर कौन से एलिमेंट्स आए? दैट वर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ग्राफ की असेंडिंग पोजीशन पे कौन से एलिमेंट्स आए? दैट वर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। और ग्राफ की डिसेंडिंग पोजीशन पर कौन से एलिमेंट्स आए? दैट वर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। दैट मीन्स when you will observe these things, तो आपको क्या पता चलेगा? आपको ये इंफॉर्मेशन गैदर हुई कि सिमिलर केमिकल नेचर रखने वाले एलिमेंट्स, मैं वापस रिपीट कर रही हूं, सिमिलर केमिकल नेचर रखने वाले जितने भी एलिमेंट्स थे उन्होंने ग्राफ में एक सिमिलर पोजीशन ऑब्टेन करी। या तो वो पीक्स पर आ रहे थे, असेंडिंग पोजीशन पे आ रहे थे, या फिर डिसेंडिंग पोजीशन पर आ रहे थे। अब एक और चीज, ये जो ग्राफ के ट्रफ्स थे, ट्रफ्स मतलब जो नीचे वाले एंड्स थे, ये जगह जो ब्लैक मार्कर से शो है, यहां पर आपको देखने को मिले मेटलॉइड्स। क्या चीजें देखने को मिली? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? सेमी मेटल्स, ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज रखते हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो हमने ये चीज यहां से कंक्लूड कर ली लोथर-मियर के कर्व से कि लोथर-मियर के कर्व में सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स जो थे वो सिमिलर पोजीशन ऑब्टेन कर रहे थे। और इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से उस एरा में प्रेजेंट बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक इंस्पिरेशन ले ली और उन्हें एक बात बहुत अच्छे से क्लिक कर गई और वो क्या बात थी? वो ये बात थी कि कहीं ना कहीं एलिमेंट क्या प्रॉपर्टीज रखता है। उन सारे साइंटिस्ट को क्या चीज समझ में आई? उनको एक चीज समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टीज एक एलिमेंट रखता है, चाहे वो उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी हो, वो कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियली रिलेटेड है किससे? उसके एटॉमिक वेट से। मैं फिर से रिपीट कर देती हूं, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखकर बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो इंस्पिरेशन ली वो ये इंस्पिरेशन थी कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं उसके एटॉमिक वेट से के वेरिएशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। मतलब जैसे जैसे थोड़ा बहुत एटॉमिक वेट में वेरिएशन आएगा ना, उस वेरिएशन इन एटॉमिक वेट से हमें क्या पता लगने लगेगा? हमें ये पता लगने लगेगा कि फिर से सिमिलर नेचर रखने वाले एलिमेंट्स रिपीट होने वाले हैं। क्यों? जैसे जैसे एटॉमिक वेट में आप इधर से इधर आएंगे तो एटॉमिक वेट में इंक्रीमेंट होता जा रहा है, और जैसे जैसे इंक्रीमेंट इन एटॉमिक वेट हुआ, पहले यहां पर फर्स्ट पीक आया ग्राफ का, फिर वापस इंक्रीमेंट के बाद, इंक्रीमेंट इन एटॉमिक वेट के बाद वापस से एक और पीक आया, फिर फर्दर इंक्रीमेंट इन एटॉमिक वेट हुआ तो वापस से पीक आया, फिर इंक्रीमेंट हुआ तो पीक आया। दैट मीन्स समवेयर और द अदर देयर इज सम रिलेशन बिटवीन वेरिएशन इन एटॉमिक मास एंड चेंज इन प्रॉपर्टीज। मतलब कहीं ना कहीं एटॉमिक मास के वेरिएशन से एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी वेरी करती हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे आने वाली चीजें बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में हमको समझ में आ जाएंगी। चलिए, इन्हीं के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से इंस्पायर होकर एक रशियन साइंटिस्ट थे हुज नेम वाज डिमिट्री मेंडलीव, एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल ह्यूमन बीइंग्स। ही वाज अ वेरी वेरी डेडिकेटेड साइंटिस्ट, बहुत मेहनती इंसान थे। और जब मेंडलीव का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, इट वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल क्लासिफिकेशंस दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड। इनका क्लासिफिकेशन बहुत रिमार्केबल था। ही वॉज सिंपली अ जीनियस। क्लियर? तो मेंडलीव के क्लासिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत जरूरी है। वन, ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आएगा ही आएगा। तो ये आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में हमें काफ़ी बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो हमें इसको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम जीरो मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी और इसको बहुत अच्छे से समझना। अब थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं कि मेंडलीव ने बिगिनिंग कैसे करी। मेंडलीव ने कहा कि मैं सबके काम को ऑब्जर्व कर चुका हूं। मेंडलीव ने क्या कहा कि मैंने हर किसी के काम को ऑब्जर्व कर लिया, चाहे वो न्यूलैंड का वर्क हो, चाहे वो डोबरनियर का वर्क हो, चाहे फिर वो आपके लोथर-मियर का फिनोमिनल काम हो, उनका जो ग्राफ था, उन्होंने हर चीज को ऑब्जर्व किया और उन्होंने कहा कि वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू कीप इन माइंड, एक चीज जो वो बिल्कुल ढंग से याद रखने वाले हैं, वो चीज ये है कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी,
मैंने क्या कहा, फिर से सुन लो, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों को एक साथ लेकर अपने क्लासिफिकेशन का सिस्टम रखेंगे। उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसा सिस्टम नहीं बनाऊंगा जिसमें या तो मैं सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं या फिर मैं सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाऊंगा जिसमें एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हैंड इन हैंड चल रही हो और वो उन दोनों का कॉन्जॉइंट हो। क्लियर हो गई ये वाली चीज? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो थी कि मेंडलीव ने ये चीज, इस चीज के लिए वो डिटरमिन्ड हो चुके थे कि मैं फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज को साथ में लेकर चलूंगा और एक बहुत ही सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन करके दिखाऊंगा लोगों को एलिमेंट्स का। चलिए, मेंडलीव ने क्या कहा, मेंडलीव ने पहली चीज ये कही कि मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करूंगा। कैसे अरेंज करूंगा? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। वेल एंड गुड, समझ में आ गया। उस समय पर देयर वर अ टोटल ऑफ 63 एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड थे। एटॉमिक मास लीस्ट वाले का एटॉमिक मास से उसको अरेंज करना स्टार्ट किया और जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता गया वैसे वैसे उन्होंने अरेंज कर दिया। दो चीजें याद रखने वाली हैं, उस समय पर देयर वर 63 एलिमेंट्स एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, योर नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। तो ये चीज ध्यान रखना, नोबल गैसेस उस समय पर डिस्कवर्ड नहीं थी जब मेंडलीव ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम या अपनी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दी थी, तो नोबल गैसेस नहीं थी और टोटल 63 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि उन्होंने कहा था कि जब भी मैं अपनी पीरियोडिक टेबल या अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंस्ट्रक्ट करूंगा तो मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करूंगा। चलिए, सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी, समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज तब आई जब उन्होंने अपनी केमिकल प्रॉपर्टी का बेसिस सामने रखा। अब उन्होंने क्या कहा, उनको एक चीज समझ में आ गई कि जितने भी एलिमेंट्स नेचर में फिलहाल एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इन सब की टेंडेंसी है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे बड़े आराम से। क्लियर? उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये चीज देख ली थी कि उस समय पर डिस्कवर्ड ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते थे और हाइड्राइड और ऑक्साइड फॉर्म कर लेते थे। तो ये चीज उनको क्लिक कर गई कि यार ये चीज है जिसको मैं केमिकल प्रॉपर्टी का बेसिस बनाऊंगा, कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो ये चेक करूंगा कि एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, और उसके फॉर्मूले को नोट कर लूंगा। क्लियर? मतलब मेंडलीव के टाइम तक वैलेंसी का कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ चुका था, क्लियर था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हुआ ये कि मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने इस तरीके से एक फ्लैश कार्ड लिया। क्या लिया? एक फ्लैश कार्ड। आप मान लीजिए छोटा सा कोई भी रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर ले लिया मेंडलीव ने। अब उन्होंने क्या किया, इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर के ऊपर सबसे पहले लेट्स से हम कोई भी एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से हमने कैल्शियम लिया, तो उन्होंने कैल्शियम को इस तरीके से उसके सिंबल से लिख दिया। देन उन्होंने कैल्शियम का एटॉमिक मास मेंशन कर दिया 40U। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने, ये तो हो गई, क्या हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये तो क्या हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। कुछ नहीं किया, एक सिंपल सा फ्लैश कार्ड लिया, छोटा सा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर मान लीजिए, उसमें जिस एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहे थे उसका केमिकल सिंबल, उसका केमिकल नेम लिख दिया, उसके एटॉमिक मास की इंफॉर्मेशन दे दी। और अगर कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता तो जो फॉर्मूला होता वो होता CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग कैल्शियम ऑक्साइड। वेरी गुड। अगर यही कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता तो CaH2, ये बन गई उसकी कैल्शियम हाइड्राइड। तो हमने क्या किया, उसकी ऑक्साइड और उसकी हाइड्राइड दोनों चीजों का फॉर्मूला लिख के इस तरीके से एक क्यू कार्ड या एक फ्लैश कार्ड प्रिपेयर कर लिया। इतनी बात सबको समझ में आ गई? कुछ भी नहीं था, फ्लैश कार्ड लिया, सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वॉल पे, एक क्लियर वॉल थी जिसपे कुछ भी नहीं था, वहां पर जाकर एक एक करके एलिमेंट्स को पिन करना स्टार्ट किया। किस तरीके से पिन करना स्टार्ट किया कि उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग करी उस एलिमेंट से जिसका एटॉमिक वेट लीस्ट था। हाइड्रोजन को पकड़ा, हाइड्रोजन को चिपका दिया। हीलियम था नहीं, हाइड्रोजन की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी लिख दी। हीलियम था नहीं, लिथियम आया, लिथियम की इंफॉर्मेशन ली, चिपका दिया। अब जब वो इस प्रोसेस को करना स्टार्ट कर रहे थे तो उन्हें उनके सामने एक बहुत ही अच्छी सी चीज आई। उनके सामने क्या चीज आई, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ टाइम में ऐसे एलिमेंट्स सामने आने लगे जिनकी हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला सिमिलर था। हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था? सिमिलर था। अब ये समझने की कोशिश करो, लेट्स से हम सोडियम और पोटेशियम को लेते हैं।
सोडियम की बात करें तो उसकी ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, Na2O। ये समझ में आ गया सबको? सोडियम के केस में ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, Na2O। सिमिलरली ऐसे ही अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम के केस में ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, K2O। क्या हो गया, K2O। सोडियम के केस में Na2O। अब अगर हम इन दोनों की ऑक्साइड का स्केलेटल फॉर्मूला कंपेयर करें तो वो हो गया X2O। क्या हो गया, X2O। मतलब सिमिलर है, दोनों का सिमिलर ऑक्साइड का फॉर्मूला ही दिख गया। इसी तरीके से इन दोनों की हाइड्राइड का फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। इन दोनों की हाइड्राइड का फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। एक और चीज ले लो, लिथियम भी कंसिडर कर लो। अगर मैं यहीं पे भी लिथियम भी लेती तो लिथियम का फॉर्मूला भी क्या आता, Li2O। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला सिमिलर आने लगा, क्या कहा मैंने, 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर रहे थे तो जिस भी पोजीशन पे एलिमेंट की हाइड्राइड और दो एलिमेंट्स की हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला सिमिलर हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्हें वर्टिकली अरेंज कर दिया। मतलब अगर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, मैंने क्या कहा, अगर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों की हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम आ रहा था तो इन्होंने क्या किया, इन तीनों को एक के बाद एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज कर दिया, वर्टिकल कॉलम में। तो दो चीजें करी मेंडलीव ने, पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते गए और जैसे ही किसी भी एलिमेंट की हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला ऊपर वाले एलिमेंट की हाइड्राइड और ऑक्साइड से मैच किया, उसे हाथों हाथ कैसे रख दिया, वर्टिकली रख दिया। तो इस वजह से जब ये पूरी टेबल कंस्ट्रक्ट हुई तो हमें कुछ हॉरिजॉन्टल रोज नजर आई। हमें क्या नजर आई, कुछ हॉरिजॉन्टल रोज। और एक पूरी हॉरिजॉन्टल रो जो होगी, उस पूरी हॉरिजॉन्टल रो में लाई करने वाले सारे एलिमेंट की हाइड्राइड ऑक्साइड का फॉर्मूला अलग अलग होगा। मैं वापस से बता देती हूं, जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनकर तैयार हुई तो रोज भी ऑब्जर्व हुई और कॉलम्स भी ऑब्जर्व हुए। जितने भी एलिमेंट सेम रो में लाई कर रहे थे उन सब की हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला तो अलग अलग था, समझ में। और जितने भी एलिमेंट सेम वर्टिकल कॉलम में लाई कर रहे थे, जितने भी एलिमेंट सेम वर्टिकल कॉलम में लाई कर रहे थे, उन सब की हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था, सेम था। क्लियर हो गई ये बात? कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, सिंपल सी चीज है, समझ में आ जानी चाहिए। अब इस पूरे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखने के बाद, समझने के बाद, जो भी चीजें हो रही थी उन चीजों को ऑब्जर्व कर जब वो कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक टर्म का इंट्रोडक्शन किया जिसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। उन्होंने किस टर्म का इंट्रोडक्शन किया, पीरियोडिसिटी। एंड ही बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इस वर्ड को क्लासिफिकेशन में इंट्रोड्यूस किया था। अपने चैप्टर का नाम पढ़ोगे तो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यही वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार पीरियोडिसिटी टर्म को इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने कहा कि पीरियोडिसिटी टर्म का मतलब क्लासिफिकेशन में होता है रेपिटेशन। क्या मतलब होता है, रेपिटेशन। इसका मतलब मेंडलीव ये कहना चाहते थे, मेंडलीव ने ये कहा कि आपको जब भी आप मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे, चाहे आप लेफ्ट टू राइट मूव करें या आप किसी भी मैनर में मूव करें, तो आपको पीरियोडिक रेपिटेशन नजर आएगा। आपको क्या नजर आएगा, रेपिटेशन नजर आएगा। अब लोगों ने कहा किस चीज का रेपिटेशन नजर आएगा, आपको रेपिटेशन नजर आएगा एलिमेंट्स के केमिकल नेचर में। आपको किस में रेपिटेशन दिखेगा, एलिमेंट्स के केमिकल नेचर में। वेरी गुड। हमने कहा कि जब भी आप मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वहां पर रेपिटेशन नजर आएगा, पीरियोडिसिटी नजर आएगी। किस चीज में, प्रॉपर्टीज में। किस चीज में पीरियोडिसिटी नजर आएगी, प्रॉपर्टीज में। किन की प्रॉपर्टीज, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में। वेल एंड गुड। अब वापस से स्टार्टिंग पे जाते हैं और धीरे धीरे करके वापस से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, जब वो बनकर सामने आई तो कुछ रोज नजर आई और कुछ कॉलम्स नजर आए। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कंसिस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। मेंडलीव ने उन हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कह दिया, पीरियड्स। क्या कह दिया, पीरियड्स। एंड वर्टिकल कॉलम्स जो थे उन्हें उन्होंने क्या कह दिया, ग्रुप्स। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो थी उसमें आपको हॉरिजॉन्टल रोज देखने को मिलेंगी और वर्टिकल कॉलम्स देखने को मिलेंगे, और जितने भी एलिमेंट सेम वर्टिकल कॉलम में लाई कर रहे होंगे उनकी हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ये चीज क्लियर हो गई, वेरी गुड। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव ने क्या कहा
मेंडलीव ने कहा कि मेरे जितने भी ग्रुप्स होंगे ना, ग्रुप्स, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स थे? 8। कितने ग्रुप्स थे? 8 इनिशियली जब उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल पब्लिश करी थी। हम कब की बात करें? जब इनिशियली उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल पब्लिश करी थी और उस समय पर नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी। उस समय पर जो 8 ग्रुप्स उन्होंने बनाए थे उनमें से शुरू के 7 ग्रुप्स, शुरू के कितने ग्रुप्स? 7 ग्रुप्स, वो सब 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, ए एंड बी। हमारे लिए इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है अभी के लिए। मैंने फिर से रिपीट करती हूँ जो कहा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट 7 ग्रुप्स थे वो 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, विच इज कॉल्ड सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। हर सब ग्रुप 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड था, लेकिन एक स्पेशल ग्रुप था जो ग्रुप 8, वो 2 पोर्शंस में न डिवाइडेड होकर 3 पोर्शंस में डिवाइडेड था, जिसके बारे में और एक्सटेंसिवली पढ़ाई हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे जब हम मेंडलीव की मेरिट्स और डीमेरिट्स पर फोकस कर रहे होंगे। अभी के लिए इतना समझ लेना कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं। देयर वर अ टोटल ऑफ 8 ग्रुप्स जो फर्स्ट टाइम जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पब्लिश हुई थी तब एग्जिस्ट करते थे, और जो फर्स्ट 7 ग्रुप्स थे वो 2 पोर्शन में डिवाइडेड थे, विच इज कॉल्ड सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी, और जो 8th वाला ग्रुप था वो 3 पोर्शंस में डिवाइडेड था। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब मेंडलीव ने जब ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रखा और पीरियोडिसिटी टर्म को इंट्रोड्यूस किया, उसी टाइम पे मेंडलीव ने सबसे पहली बार, या मेंडलीव कहेंगे या किसी भी साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन के सिस्टम को समझाने के लिए एक लॉ दिया, जिस लॉ का नाम था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। दिस वाज वेरी फर्स्ट लॉ जो बहुत सिस्टमैटिकली एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन करता था। मेंडलीव ने क्या कहा? मेंडलीव ने यह कहा कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वापस से बता रही हूं, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या कहता था? दिस लॉ स्टेटेड दैट एज इट इज, इस लॉ को समझ लेना, सीख लेना, लर्न कर लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में, स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। क्लियर? अब मेंडलीव ने क्या कहा? इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, दे आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मास। अब जैसे पीरियोडिक फंक्शन टर्म देखते हैं 2-4 लोग तो घबराने लग जाते हैं कि मैम ये कहाँ से नई चीज आ गई। तो पीरियोडिक फंक्शन कुछ नहीं है, एक तरीके का मैथमेटिकल फंक्शन है। बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं, उन्हीं में से एक मैथमेटिकल फंक्शन है ये पीरियोडिक फंक्शन। आपने हो सकता है कभी ना कभी इसके बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा, जब भी आप पेंडुलम के बारे में पढ़ रहे होंगे। किसके बारे में पढ़ रहे होंगे? पेंडुलम के बारे में। वहां पर हम पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? पीरियोडिक मोशन। ये यूजुअली फिजिक्स का पोर्शन होता है, ठीक है। तो हम पेंडुलम के बारे में क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि जब भी हम किसी पेंडुलम को मोशन में लेकर आते हैं तो वो पेंडुलम क्या होता है, इस तरीके से मूव करता है और फाइनली थोड़े टाइम के बाद, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, वो अपनी मीन पोजीशन पे आ जाता है जहां वो इनिशियली था। ये पेंडुलम है, ये इनिशियली इस पोजीशन में था, मैंने इस पे फोर्स लगाया तो ये पहले इधर गया, फिर वापस से अपनी मीन पोजीशन पे आया, फिर इधर गया और फिर वापस मीन पोजीशन पे आ गया। तो इस पेंडुलम की टेंडेंसी क्या होती है कि ये हर थोड़ी देर बाद मोशन करके वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाता है, और जितनी देर में ये अपनी मीन पोजीशन पे आ जाता है उस टाइम टी को हम टाइम पीरियड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? टाइम पीरियड। और हम क्या कहते हैं कि ये पेंडुलम एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये वापस से अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। हम क्या कहते हैं कि दिस पेंडुलम इज अंडरगोइंग अ पीरियोडिक मोशन एंड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम और आफ्टर अ फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, ये क्या होगा, वापस से अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, उसी जगह पे आ जाएगा जहां पे ये पहले था। तो इसी तरीके से हम पीरियोडिक फंक्शन को भी समझ सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद या हर रेगुलर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एलिमेंट्स जो होंगे वो अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे होंगे, और द रीजन वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं या अपने आप को पीरियोडिकली वेरी करा रही हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन एटॉमिक मास। क्योंकि एटॉमिक मास में कंटिन्यूअसली आप वेरिएशन करते जा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट वेरिएशन इन एटॉमिक मास देयर इज अ वेरिएशन ऑब्जर्व्ड इन योर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेंडलीव ने सिर्फ ये कहा कि आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिकली वेरी करती हैं ड्यू टू वेरिएशन इन
एटॉमिक मास। मतलब जैसे जैसे आप एटॉमिक मास को चेंज करते जाओगे आपके एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती जाएंगी, बदलती चली जाएंगी। तो ये लॉ जो था इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस लॉज उस समय पर जब ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया। एवरीबडी वाज इन अ लॉट ऑफ ऑ कि ये क्या हो गया, मतलब कि किसी इंसान ने इतनी सिस्टमैटिकली चीज़ों को अरेंज कर दिया, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इतने अच्छे से ऑब्जर्व किया, और लोग जो काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे कि एक सिस्टमैटिक और कलेक्टिव सिस्टम निकल कर आए, फाइनली उनको एक सिस्टमैटिक और कलेक्टिव सिस्टम देखने को मिला। एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस पर्सन कॉल्ड डिमिट्री मेंडलीव। क्लियर? तो हमने जितनी भी चीजें पढ़ी उसको एक बार छोटा छोटा मैं बता देती हूँ। हमने पढ़ा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है, समझ में आ गया। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है आपके एटॉमिक मास का। मतलब जैसे जैसे आपका एटॉमिक मास वेरी करेगा वैसे वैसे पीरियोडिकली आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी वेरी करेंगी, और सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपको वापस से सिमिलर प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़े तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। उस समय पर टोटल 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे, नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। मेंडलीव ने कह दिया था कि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज करने वाला हूं, और जैसे ही किसी एलिमेंट की हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम आएगा मैं उसे सेम वर्टिकल कॉलम में रख दूंगा। हमने ये भी पढ़ दिया कि वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स होती है, और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बहुत आराम से ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर अरेंज्ड थी। और जब आप एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते थे, जैसे सपोज करो हमने ग्रुप 1 की बात करी, तो ग्रुप 1 में लाए करने वाले सारे एलिमेंट्स की हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था, सिमिलर था। वो चीज भी हमने लिथियम सोडियम पोटेशियम का केस देखकर समझ ली, कैसे इनकी हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम आ गया। क्लियर है? हमने ये भी समझ लिया कि मेंडलीव ने वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज कह दी थी कि मैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों को साथ में लेकर अपना क्लासिफिकेशन दूंगा, मैं दोनों को अपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बनाऊंगा। क्लियर हो गई? तो आज हमने जो भी चीजें देखी वो मेंडलीव का बेसिक स्टार्टिंग थी उनकी पीरियोडिक टेबल की, उसके थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक थे। एक और इंपॉर्टेंट चीज देख ली जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था। अगले वाले लेक्चर में जिस चीज पर हम फोकस करेंगे वो ये है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की क्या मेरिट्स रही, क्या डीमेरिट्स रही, और कैसे उन डीमेरिट्स को अगले क्लासिफिकेशन के सिस्टम ने अगले क्लासिफिकेशन के सिस्टम ने प्रॉपरली रिमूव किया, और कैसे फाइनली हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सामने आई। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब हम अगले आने वाले लेक्चर में फोकस करेंगे उन चीजों पर। आई होप लोथर-मेयर कर्व्स सबको समझ में आ गया। इट वॉज क्वाइट सिंपल एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो क्लियर।